हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 91 सॉल्व करने वाले हैं। जिस भी स्टूडेंट्स को यदि इस प्रकार के प्रीवियस ईयर्स की बुकलेट चाहिए हो जिसमें क्वेश्चन है और उनके एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, तो वह इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकता है। ये नंबर यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ प्लेसेंटा इज। अपरा की औसतन वजन है। ऑप्शन ए 500 ग्राम, बी 600 ग्राम, सी 800 ग्राम, डी 900 ग्राम। करेक्ट आंसर होगा, जो एवरेज वेट होता है प्लेसेंटा का ये होता है 500 ग्राम। जो प्लेसेंटा का एवरेज वेट होता है ये 500 ग्राम होता है। ये प्लेसेंटा के बारे में जो भी और भी बातें हम लोग यहाँ पर देख ले रहे हैं, तो ये जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा माँ और बच्चे के बीच एक कनेक्टिंग लिंक होता है जो पोषण प्रदान करता है, ऑक्सीजन प्रदान करता है बच्चे को जब बच्चा गर्भ में होता है। अब यहाँ पर क्या है, एक फिगर के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि जो वेट होता है माँ का और प्लेसेंटा का या उससे संबंधित जो भी वेट्स होते हैं प्रेगनेंसी में, वो कितना कितना होता है। यहाँ से देख सकते हैं हम इस फिगर के माध्यम से, प्लेसेंटा का यहाँ पर वेट दिया गया 0.5 to 1 kg और ब्रेस्ट का जो हो जाता है 0.5 से 1 kg और बेबी का हो जाता है 3.5 से 4 किलोग्राम तक। एमनियोटिक फ्लूइड का यहाँ पर दिया गया है 1 kg तक और यूट्रस का 1.5 kg। एनर्जी स्टोर होता है 3.3 to 4 kg। एक्स्ट्रा बॉडी फ्लूइड्स हो जाते हैं 2 किलोग्राम से अधिक या 2 kg के आसपास और ब्लड वॉल्यूम हो जाता है ये 1 से 2 kg। तो इतना अंतर आता है प्रेगनेंसी में एक महिला को। इस प्रकार से हम लोग और भी बातें यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ई वेस्ट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। ई कचरा में शामिल हैं सभी सिवाय। ऑप्शन 1 कंप्यूटर, ऑप्शन 2 मोबाइल फोन, ऑप्शन 3 बिजली चलित प्रेस, ऑप्शन 4 गन्ना बगेस। यहाँ पर जो ई कचरा होता है जिसको ई वेस्ट बोलते हैं, तो यहाँ पर जो ई संबंधित होता है ये किसको डिनोट करता है, तो ई डिनोट करता है इलेक्ट्रॉनिक्स को। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स या सामान है वो कौन कौन से, कंप्यूटर है, मोबाइल है, बिजली चलित प्रेस है, ये इलेक्ट्रिकल में आती है। इस प्रकार से जो ई डिनोट करता है या तो इलेक्ट्रॉनिक्स होगा और इलेक्ट्रिकल से संबंधित सभी प्रकार के ऑपरेटर्स हैं, ये ई वेस्ट में आएंगे। तो यहाँ पर जो गन्ना बगेस होता है ये ई कचरा नहीं होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब इसके बारे में हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ फिगर के माध्यम से अच्छी तरह आप लोग समझ गए होंगे कि ये गन्ने का जो जब ये इसका जूस निकल जाता है तो बचा हुआ जो मटेरियल होता है इसको गन्ना बगेस बोलते हैं। इससे आजकल इसकी अच्छी प्लेट्स बनाई जा रही हैं जिससे कि इनका सदुपयोग किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर ये सूची 1 है और यहाँ पे ये सूची 2 है। तो आपको क्या करना है, मैच करना है। सॉफ्ट टिक के सामने लिखा है रिलैप्सिंग फीवर, हार्ड टिक के सामने लिखा है ओरिएंटल सोर, लाउस ट्यूलिरीमिया एंड सैंड फ्लाई के सामने लिखा है एपिडेमिक टाइफस। इसका जो हम लोग करेक्ट आंसर होगा मैच करने के लिए है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इसके कोड्स दिए गए हैं। तो पहले का होगा सॉफ्ट टिक का होता है, ये सही मैच है। इसके कारण जो भी प्रॉब्लम होती है ये होती है रिलैप्सिंग फीवर की, ये सही मैच है। इस प्रकार पहले का ए का 1 हो जाएगा। हार्ड टिक से जो प्रॉब्लम होती है ये होती है ट्यूलिरीमिया, तो इस प्रकार ये पहले का दूसरे का 3 हो जाएगा। और लाउस से जो प्रॉब्लम होने वाली होती है ये होती है एपिडेमिक टाइफस, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है 4 हो जाएगा। और सैंड फ्लाई से जो प्रॉब्लम होती है इसको ओरिएंटल सोर बोलते हैं,
और इस प्रकार से इसका सेकंड हो जाएगा। तो 1 3 4 2, इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर एक बार पुनः देख लेते हैं। सॉफ्ट टिक, रिलैप्सिंग फीवर, हॉर्टिक से क्यूलिरेमिया होगा, लाउस, एपिडेमिक टाइफस और सेंट्रलाई ओरिएंटल सोर का कारण बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉज ऑफ सीओपीडी? साधारणतः निम्नलिखित में से कौन सा कारण सीओपीडी का है? तो पहले तो ये समझते हैं सीओपीडी मीन्स होता है कॉमन ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसका कारण यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें से जो कॉमन कॉज है वो क्या है सीओपीडी का? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, क्रोनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस एंड क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस। देखिए जब भी यहाँ पर क्या है सीओपीडी है, तो सीओपीडी मीन्स क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अब चूंकि इसमें क्या है ऑब्स्ट्रक्टिव लगा हुआ, तो ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो भी आरटीआई है मींस रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, कहीं ना कहीं उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। तो ये जो कारण बनता है ये किसका कारण बनता है? क्रोनिक सीओपीडी का कारण बनता है। तो सीओपीडी का जो मेन कारण होता है इनमें से जो दिया गया है ये है ऑप्शन 1 क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अब जहां भी आइटिस लग जाए तो आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ये कारण बनता है किसका? सीओपीडी का। अब बाकी और भी जहां पर ऑप्शन भी दिए हुए थे जैसे कि फेफड़ों टीबी है, तो जानते हैं कि एक बैक्टीरियल डिजीज होती है, बैक्टीरिया से होने वाली होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का वाहक होता है। और ये जो क्रोनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, तो ये पेरिकार्डाइटिस है, ये हार्ट से संबंधित है। तो यहाँ पर ये लंग से संबंधित डिजीज है, रेस्पिरेशन से संबंधित डिजीज है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस, तो यह ये पैंक्रियाज में होने वाला इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सीओपीडी का जो कॉमन कॉज है ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है। इससे संबंधित जो भी एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर दिया गया है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस से पीड़ित व्यक्तियों में क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज सीओपीडी होता है। यह फेफड़ों की बीमारियों का सबसे बड़ा समूह है जिसमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी शामिल है। इसमें फेफड़ों में वायु प्रवाह अवरुद्ध हो जा सकता है और सांस लेने में समस्या पैदा हो सकती है। तो क्या हो जाता है, जो भी एयर फ्लो है ये क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, जिससे कि सांस लेने में समस्या हो जाती है। तो सीओपीडी की 2 सबसे कॉमन कंडीशंस हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन was launched in the year 2018, 2019, 2020 and 2021। जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन था इसको कब लॉन्च किया गया था, इस प्रकार से क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है 2018, दूसरा ऑप्शन है 2019, तीसरा ऑप्शन है 2020 और चौथा ऑप्शन है 2021। तो ये जो एक प्रकार का डिजिटल मिशन है, तो इसमें क्या है कि हर व्यक्ति की एक हेल्थ डायरेक्टरी डिजिटली भारत सरकार ने बनाने का लक्ष्य रखा है। तो ये जो लॉन्च किया गया था ये सन 2021 में लॉन्च किया गया था और इसकी जो लॉन्चिंग मंथ था ये सितंबर 2021 में पीएम श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, सभी भारतीय नागरिकों को अस्पतालों, बीमा फर्मों तथा नागरिकों को आवश्यकता पड़ने पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंचने में मदद करने हेतु डिजिटल स्वास्थ्य आईडी, डिजिटल हेल्थ आईडी प्रदान करना है। तो ये इसका जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का जो मुख्य उद्देश्य था ये होता है एक ऐसी आईडी प्रदान करना जिसमें किसी भी व्यक्ति की जो भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो एक ही जगह पर उपलब्ध हो सके। इसका मुख्य उद्देश्य यही था, एक कंप्यूटर क्लिक पर वो सभी चीजें आ सकें जिससे कि जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको अच्छे से इस मरीज के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन स्वास्थ्य आईडी प्रत्येक नागरिक को प्रदान किया जाएगा जो उनके हेल्थ अकाउंट के रूप में भी काम करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6,
ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मिसकंसेप्शंस अबाउट मेंटल इलनेस एक्सेप्ट। मानसिक बीमारी के बारे में निम्नलिखित सभी धारणाएं गलत हैं सिवाय पहला, मेंटल इलनेस इज क्योरेबल, मानसिक रोग इलाज योग्य है। दूसरा, मेंटल कैन क्योर मेंटल, विवाह मानसिक बीमारी को ठीक कर सकती है। सॉरी, यहां पर मैरिज होना चाहिए, मैरिज कैन क्योर मेंटल डिजीज। मेंटल इलनेस इज कॉज्ड बाय सुपरनेचुरल पावर्स, मानसिक रोग अलौकिक शक्तियों के कारण होता है। एंड डी है, मेंटली इल पेशेंट्स आर डेंजरस, मानसिक रूप से बीमार रोगी खतरनाक होते हैं। तो यहाँ पर जो भी धारणाएं हमको क्या है गलत हैं, और सिर्फ एक यहाँ पर जो धारणा है वो गलत नहीं है। हमें वो बताना है कि कौन सी धारणा मानसिक रोग के बारे में सही है। तो इसको में होता क्या है कि जो मानसिक रोग है, मेंटल डिजीज है, आजकल क्या है ये ट्रीटेबल है। यदि कोई भी व्यक्ति जो कि डिप्रेशन से, एंजाइटी से या किसी भी अन्य प्रकार की मानसिक बीमारी से ग्रस्त है तो वह अपना साइकेट्रिस्ट को दिखाकर इलाज कर सकता है, जिससे कि उसको पूरा आराम मिल जाता है। तो इस प्रकार जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये लिखा हुआ है कि मानसिक रोग इलाज योग्य है। और हमको क्या करना था, हम लोगों को मानसिक बीमारी के बारे में एक सही धारणा हमको पता करना था, इसलिए इसका यही ऑप्शन सही है। अब ये जो दूसरा ऑप्शन है, विवाह मानसिक बीमारी को ठीक कर सकती है, ये धारणा गलत है। मानसिक रोग अलौकिक शक्तियों के कारण होता है, ये भी धारणा गलत है। और मानसिक रोग से बीमार रोगी खतरनाक होते हैं, ये भी धारणा बिल्कुल गलत है। तो इस प्रकार से जो इसमें सही तथ्य है वो है कि मानसिक इलाज क्यूरेबल है, इसका इलाज किया जा सकता है, इलाज योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ऑल आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ मेनिंजाइटिस एक्सेप्ट। मेनिंजाइटिस के सभी नैदानिक लक्षण हैं सिवाय न्यूपल रिजिडिटी, गर्दन अकड़ जाना, बी ओवर फीडिंग, खराब पोषण, सी हाई पिच्ड क्राई, उच्च स्वर में रोना, डी कॉन्स्टिपेशन या कब्ज। तो यहाँ पर जो मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स पूछे गए हैं, तो इसमें जो मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स होते हैं, ये गर्दन में अकड़न भी होती है, इसलिए न्यूपल रिजिडिटी भी ऑप्शन सही होगा। ओवर फीडिंग भी होती है, और हाई पिच्ड क्राई, जो भी बच्चा होता है उसको वो बहुत तेजी से रोता भी है। तो इस प्रकार से इसके ये ए बी सी ये तीनों ऑप्शन मेनिंजाइटिस के संबंध में सही हैं। जो ऑप्शन इसमें गलत है, ये कब्ज इसमें नहीं होता है या इससे संबंधित नहीं है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कब्ज। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि मेनिंजाइटिस क्या होता है। देखिए, जब भी किसी भी मेडिकल भाषा में आइटिस जुड़े किसी भी टर्म के आगे, तो इसका मतलब है इन्फेक्शन हो रहा है या इन्फ्लामेशन हो रहा है, मीन्स सूजन आ रही है या उस जगह पर किसी प्रकार का संक्रमण आ गया है। तो यहाँ पर चूंकि मेनिंजिस में मेनिंजाइटिस लगा हुआ है, तो मेनिंजाइटिस मीन्स मेनिंजिस में होने वाला इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन, ये मेनिंजाइटिस कहलाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि जो मेनिंजिस होती हैं ये ब्रेन की परतें होती हैं जो ब्रेन की रक्षा करती हैं, और ये 3 होती हैं। पहला होती है, यहाँ से देख सकते हैं, पहली जो परत है ये ड्यूरा मैटर होती है, उसके बाद अरेक्नोइड होती है, उसके बाद पाया मैटर होती है। इन तीनों परतों में ही क्या हो जाता है, सूजन आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसको मेनिंजाइटिस बोला जाता है। इस फिगर के माध्यम से देखो, इस प्रकार से बताया भी गया है कि इस प्रकार से यहाँ पे सूजन आने के कारण ये इफेक्ट हो गया है मेनिंजिस में, तो इसको क्या बोलेंगे, मेनिंजाइटिस बोलेंगे। अब इससे संबंधित जो और भी एक्सप्लेनेशन है वो देखेंगे। मेनिंजोकोकल रोग किसी भी उम्र के व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है, लेकिन यह अक्सर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी वाले व्यक्तियों, किशोर और युवा वयस्कों में देखा गया है। देखिए, होता तो ये है कि जो इन्फेक्शन है तो किसी को भी लग सकता है, लेकिन जनरली ये जो इन्फेक्ट करता है, किसको करता है, या तो किसी भी व्यक्ति की इम्यून पावर कम हो गई, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनकी प्रतिरोधक क्षमता होती है कम, तो उनमें ये रोग बहुत देखा गया है। मेनिंजाइटिस एक गंभीर संक्रमण है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास की सुरक्षात्मक परत को प्रभावित करता है।
यह बैक्टीरिया, वायरस और फंगी के कारण हो सकती है। ड्रॉपलेट के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। तो इसका जो संचरण का तरीका होता है, ये क्या होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। जैसे कि किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को मेनिंजाइटिस का इन्फेक्शन है और उसके बगल में कोई बैठा हुआ है, तो खांसने से, छींकने से ये इन्फेक्शन उसको लग सकता है। तो इसलिए जो भी जिस किसी को भी ये बीमारी होती है उसको क्या किया जाता है, उसको क्वारंटाइन किया जाता है, उसको आइसोलेट किया जाता है। और जब तक आइसोलेशन में उसको रखते हैं, जब तक बिल्कुल अलग रखते हैं, जब तक कि उसका जो कल्चर टेस्ट है ये नेगेटिव ना आ जाए। अच्छा, एक और बात होती है कि जब इससे बचाव करना हो, कि जैसे किसी बच्चे को ना हो, तो इस सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक मेनिंजोकोकल वैक्सीन आती है, तो वो वैक्सीन लगवा दी जाए। और ये वैक्सीन आसानी से हमारे देश भारत में उपलब्ध है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि मेनिंजाइटिस से संबंधित जो यहाँ पर पूछा गया था, तो ये तीनों बातें संबंधित है मेनिंजाइटिस से। इसका एक नैदानिक लक्षण नहीं है। और हमको क्या था, एक नहीं पूछा गया था, इसलिए इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, द अम्बिलिकल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय। गर्भनाल किसके द्वारा सुरक्षित रहती है? ऑप्शन 1 वर्निक्स सियोसा, बी एमनियोटिक फ्लूइड, सी ब्लड सब्स्टिट्यूट्स, डी वार्टन्स जेली। गर्भनाल जैसा कि इससे संबंधित भी है, ये जिस प्रकार ये गर्भाशय में बच्चे को प्लेसेंटा और फीटस के बीच में क्या करती है, कनेक्टिंग लिंक बनाती है गर्भनाल, जिसके द्वारा उससे जो भी पोषण का आदान प्रदान हो, ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो, ब्लड का आदान प्रदान इसके द्वारा होता है। तो ये कवर रहती है। तो जिससे कवर रहती है उसको क्या बोला जाता है? गर्भनाल को प्रोटेक्ट करने वाली, गर्भनाल को सुरक्षित करने वाली जो भी वस्तु होती है या कोई भी पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं वार्टन्स जेली या वार्टन की जेली। अब इस फिगर के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये वार्टन्स जेली, ये आर्टरीज हैं, ये पूरे अम्बिलिकल कॉर्ड ये बनी हुई है। और अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर अम्बिलिकल आर्टरीज हैं ये, और ये अम्बिलिकल वेन है। तो ये अम्बिलिकल आर्टरीज और अम्बिलिकल वेन और अम्बिलिकल कॉर्ड ये स्ट्रक्चर हो गया। इससे क्या होगा, ये अम्बिलिकल वेन बच्चे में शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन और पोषण लेकर के जाएगी, और बदले में जो भी उससे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो अम्बिलिकल आर्टरीज के द्वारा बाहर माँ के पास निकलेंगे और माँ से बाहर निकल जाएंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये अम्बिलिकल कॉर्ड में चारों तरफ से इसके अंदर जो घेरे हुए हो, ये क्या है, वार्टन्स जेली है। चारों तरफ ये वार्टन्स जेली है। तो इस प्रकार जो इसका करेक्ट आंसर है वार्टन्स जेली बिल्कुल सही होगा। वार्टन की जेली एक जिलेटिनस पदार्थ है। इसका मुख्य कार्य गर्भ में गर्भनाल को सुरक्षित रखना है और उसकी रक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, all of the following areas come under personal hygiene except। देखिए, जो आजकल का ट्रेंड आ रहा है क्वेश्चन पेपर का, इसमें एक विशेष बात देखने को मिल रही है, एक्सेप्ट की बात। इसको बड़े ध्यान से समझने की बातें हैं, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया जाता है कि क्वेश्चन तो आता है, लेकिन इस क्वेश्चन को यदि हम लोगों ने अच्छी तरह से नहीं पढ़ा तो ये क्वेश्चन हम लोगों का गलत हो सकता है। इसको बड़े संभल करके, बड़े ठंडे दिमाग से पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा है ये सिवाय का चल रहा है। तो सिवाय में हमको या तो बिल्कुल करेक्ट आंसर देना होता है, या जो भी उनके गलत ऑप्शन है वो देने पड़ते हैं। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे हम लोग यही क्वेश्चन ले रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि निम्नलिखित सभी क्षेत्र व्यक्तिगत स्वच्छता के हैं सिवाय। मतलब कि व्यक्तिगत स्वच्छता का अर्थ होता है कि व्यक्ति की स्वच्छता से संबंधित, उसके साफ सफाई से संबंधित, उसकी पर्सनल हाइजीन से संबंधित है। सिर्फ एक नहीं है, सिवाय मतलब सिर्फ एक नहीं है। वो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है इसमें जो कि व्यक्ति की पर्सनल हाइजीन से रिलेशन नहीं रखता है,
या व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित नहीं है। तो जो इसमें पहला ऑप्शन दिया है मौखिक स्वच्छता या ओरल हाइजीन, दूसरा है बाथिंग और शेविंग और जख्म पर पट्टी बांधना। देखिए सबसे पहले तो जो इसमें पहला ऑप्शन है ओरल हाइजीन, तो हर व्यक्ति सुबह जैसे ही सोकर उठता है, सोकर जागता है, तो हर व्यक्ति अपना मुंह साफ करता है, मंजन करता है और पेस्ट करता है, जिससे कि उसके जो मुंह में सफाई हो सके, अच्छे बैक्टीरिया आ सके और खराब बैक्टीरिया जो भी उसमें रात भर में पैदा हुए हैं वो खत्म हो सके। तो ये व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित बातें हैं कि हर व्यक्ति को उठ करके सुबह मंजन करना चाहिए, टूथपेस्ट करना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात है। अब हम लोगों को क्या करना था, इसमें से गलत ऑप्शन छांटना है। बाथिंग, नहाना ये भी एक पर्सनल हाइजीन है, क्योंकि व्यक्ति नहीं नहाएगा तो कई प्रकार के कीटाणु उसके ऊपर आ जाते हैं। शेविंग करना भी एक पर्सनल हाइजीन से संबंधित है, व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित है। इस प्रकार से जो इसमें अब बचता है हमारा ऑप्शन डी, वुंड ड्रेसिंग, जख्म पर पट्टी बांधना, ये व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित ऑप्शन नहीं है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा यही होगा, क्योंकि हम लोगों को क्या बताना था, शिवाय बताना था। तो इस प्रकार के जो भी प्रश्न हैं इनको बड़े ध्यान से करने की आवश्यकता है, क्योंकि कभी कभी ये बहुत सिंपल समझ में आते हैं लेकिन ये सिंपल होते नहीं। इस प्रकार से आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको ये पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।